नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कार्यक्रम यह किया गया, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं हिंदुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने वही बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञानव्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानव्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। और लखनऊ में कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो एक बार देख लेते हैं। अभी तक लगातार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में काम कर रहे चेयरमैन थे और लगातार इनका जो है धारदार जो है काम चल रहा था और इन्हीं काम के बदौलत आज इनको पद मिला है। मैं उनसे जानना चाहूंगा आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए सर, रणनीति ये है कि बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे कमजोर नब्ज है वो बिहार है। और वहां पे जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोग हैं वो बहुत मजबूती से जमीन पे काम कर रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते में राजग गठबंधन में जिस तरह से उसके जो बिहार के पार्टनर हैं उनमें एक असंतोष दिख रहा है। हमें लगता है कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो जाएंगे। इस चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयार है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा, चीजें और भी ज्यादा फेवर में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बिहार में आएंगी। अब यूपी में भी 10 सीटों का चुनाव होना है और लगातार जो चल रहा है कि सपा के साथ जो कांग्रेस की रणनीति नहीं तय हो पा रही है। ऐसा क्या है कि ये जल्दी सीटों में बंटवारा नहीं हो पा रहा है? देखिए, जब भी यहाँ अधिसूचना जारी होगी वो चीजें हो जाएंगी। आप देखिए, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन योगी आदित्यनाथ जी में है, क्योंकि उनको इस कह दिया गया है अमित शाह जी के तरफ से कि अब हम आगे आपको नहीं बचा पाएंगे, बहुत हमारे ऊपर भी दबाव है।
अगर आपने 10 में से 5 सीटें नहीं दी तो फिर आपको हम बचा नहीं पाएंगे। अब कोई भी ऐसा काम तो योगी जी ने किया नहीं है कि उस काम के नाम पे वोट मांगे। तो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, कहा जा रहा है शाही स्नान का नाम बदल दिया जाएगा क्योंकि शाही जो है उर्दू शब्द है। मेरा कहना है सबसे पहले इसकी शुरुआत अमित शाह का नाम बदल के आप लोग कर दीजिए, उनका भी कुछ नाम इस तरह कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये विदेशी और मुसलमानों का संस्कृति का शब्द है तो सबसे पहले बीजेपी आरएसएस को लोगों को चाहिए कि वो अमित शाह को विदेशी मुसलमान भी घोषित कर दें। तो ये दरअसल जो बीजेपी कर रही है उससे लग रहा है कि योगी जी डर गए हैं कि हमको वोट नहीं मिलने जा रहा है। कुछ इस तरह की बातें करके वो टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर से ये जो फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं इसके बाद से बहुत चौकन्नी हो गई है। ये जो चुनाव होने जा रहे हैं तो महाराष्ट्र और जो है हरियाणा सबसे प्रतिष्ठात्मक जो चुनाव, इसमें कांग्रेस की कैसी भूमिका चल रही है? कांग्रेस का तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, महाराष्ट्र में भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो क्योंकि देखिए हरियाणा में इतना गुस्सा है, मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ सीटों पे प्रचार करने भी जा पाएंगे। जैसे विनेश फोगाट जी का जो सीट है, हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग साहस भी कर पाएंगे कि वहाँ जाके प्रचार कर लें। तो इन दोनों राज्यों में सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल मेरा है, आज जो सीएम योगी ने जो है काशी विश्वनाथ में बयान दिया है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए योगी जी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उनकी बहुत आस्था है नहीं। अगर होती तो उनको पता होता कि जब कोई मामला सब जुडिस होता है, जुडिशरी में होता है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। जब आप इस तरह कुछ बोलते हैं तो एक तरह से आप जुडिशरी पे दबाव बनाते हैं कि आपको किस तरह का जजमेंट देना है। तो ये जुडिशरी पे दबाव बनाने की कोशिश है और ये जुडिशरी की अपनी जो विश्वसनीयता है वो आज इस देश में सच्चाई है कि कटघरे में खड़ी है और लगातार वो संदेह में और डूबती जा रही है। जैसा कि पिछले दिनों चंद्रचूड़ जी प्रधानमंत्री के साथ दिखे, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो विधायिका है, कार्यपालिका है और जो जुडिशरी है, इसकी शक्तियों को अलग रखा गया है, उनको बैलेंस बनाने के लिए एक दूसरे से अलग रखा गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि तीनों संस्थाएं एक हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं संविधान पे हमला है और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन नहीं करती है, कुछ ना कुछ वो जुडिशरी के जरिए ऐसा जरूर करना चाहती है जिससे उसका अथॉरिटेरियन जो लक्ष्य है वो हासिल हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने जिस तरह 24 में संविधान के नाम पे वोट किया, वो इस तरह की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या इस बार अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण होगा? ध्रुवीकरण तो इस देश में बस अब 2 ही तरह का होगा, गरीब का और अमीर का। जितने लोग अंबानी अडानी के दाना पानी पे जीते हैं वो एक तरफ रहेंगे, जितने लोग अपने मेहनत से जिंदा हैं, अनाज खा रहे हैं, वो एक तरफ रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो बड़ी तादाद है वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। थैंक यू। तो जैसे शहनवाज जी, इनका सीधा सा कहना है कि इस बार जो चुनाव होंगे उनके बहुत जो चौंकाने नतीजे आएंगे। तमाम कांग्रेस का जो है पल्ला भारी है और तमाम जगहों को बीजेपी को जो है साख बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा उनका दावा है। दूसरे बिहार में उनका कहना है कि बिहार में जो चुनाव जो होंगे तो उसमें भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही आगे आएगा और जो है अब इस बार जो है भाजपा को वहाँ शिकस्त मिलेगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और राष्ट्रीय लोकदल में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच जनता टीवी से आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही युवा प्रकोष्ठ का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और कल जो है श्रम प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन का यहां पे संपन्न हुआ है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं अगर बात की जाए, पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर काम कर रही है और पदाधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज पत्रकार वार्ता भी बुलाई गई थी, उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य ये है कि माइनॉरिटी के हितों की रक्षा करना, माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना। जब मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुर्म हो रहा है तो आपकी क्या राय है, मैंने कहा हम उनके साथ खड़े हैं, चूँकि वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, नॉर्थ ईस्ट में मुसलमान और हिंदू दोनों माइनॉरिटी में, वहाँ ईसाई ज़्यादा हैं, तो वहाँ माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं। देश में मुसलमान माइनॉरिटी में, हम उसके साथ खड़े हैं। माइनॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी के हक तलफी पर लोकदल उनके साथ खड़ा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उनका शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उनके सम्मान का सवाल हो, लोकदल उसके साथ खड़ा हुआ है।
जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे हरियाणा है, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र में भी अभी होने हैं, तो क्या पार्टी वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, हम झारखंड और महाराष्ट्र में तैयारी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने 12 प्रत्याशी उतारे हैं, वहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी राज्यों में हम तैयारी कर रहे हैं। मैं कल जा रहा हूँ, चूँकि मुझे अभी जल्दी इसीलिए है कि मुझको देहरादून पहुँचना है और एक ही फ़्लाइट है। कल वहाँ हमारे प्रदेश कार्यालय खुल रहा है, मैं उसका उद्घाटन कर रहा हूँ। हम 27 का चुनाव उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। 27 के चुनाव को लेकर के जहां अखिलेश यादव दम भर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, इस बार इलेक्शन उनको चाहते हैं कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, क्या लगता है इस बार जो है ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो 22 और 24 में देखने को मिला? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। जो जितना काम करेगा वही कामयाब होगा और ये चुनाव अभी होने जा रहा है, 2.5 साल बाकी हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है, किस तरह पार्टी आगे बढ़े। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 10 सीटों पर चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव है। और जयंत चौधरी जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राज जी को निर्देशित किया है कि 10 की 10 विधानसभा में तैयारी करें और वो करीब 8-9 विधानसभा में जा भी चुके हैं। हम 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं। ये अलग सवाल है कि कहाँ नल लड़ेगा, कहाँ फूल लड़ेगा, पर एनडीए लड़ेगा और एनडीए जीतेगा। ठीक, बात करने धन्यवाद। तो ये थे त्रिलोक त्यागी जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है वहां पर वो प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। जहां बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और मेरठ से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा है। मकान गिरने से एक शख्स की मौत की खबर है। 10 से अधिक लोग इसमें दबे हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। मौके पर पहुंचे हैं एडीजी और आईजी और 4 से 5 लोगों को फिलहाल बाहर निकाला गया है, अस्पताल में एडमिट किया गया है। लगातार बचाव कार्य वहां पर यह चल रहा है। तस्वीर आपके सामने, बताया जा रहा है कि भरभरा कर यह मकान गिर गया जिसमें एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग इसमें दबे हुए हैं, कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। मेरठ में यह हादसा हुआ है। 3 मंजिला मकान यह बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ है। ये आप थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, कहाँ पर है, क्या है? ये थाना लोहियानगर क्षेत्र में हम लोग हैं, जाकिर कॉलोनी में। करीब शाम में 5:30 बजे के आसपास खबर मिली थी हम लोग को। यहाँ पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है और इसके ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी चल रहा था और फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर एक लेडी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पुलिस टीम यहाँ आई, फायर सर्विस टीम आई, प्रशासन, जिला प्रशासन, आयुक्त सब लोग आए हुए हैं। अभी तक 3 बच्चों को हम लोगों ने जीवित बचा लिया है और उनसे जानकारी मिली उसके अनुसार 8 लोग अंदर दबे हुए हैं। उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी एसडीआरएफ टीमें आ रही है, रास्ते में हैं और एनडीआरएफ टीम भी आ रही है। लगभग कितने लोग इसमें दबे हुए थे? जो सूचना, जो 3 लोग निकले हैं उनसे जो सूचना मिली उसके अनुसार 8 लोग अभी और दबे हुए हैं। किनका मकान था ये, क्या इसमें चल रहा था? अभी नाम नहीं पता है। जितना पता है मैंने कि ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी था और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर एक विधवा महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम ने अपनी कमर कस ली। आपको बता दें कि गोरखपुर में सड़कों पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। नगर निगम अब उनकी नसबंदी करवाएगा। नगर निगम ने निजी कंपनी के जरिए लगभग 1,85,00,000 की लागत से तैयार होगा यह एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जानकारी भी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, नगर निगम गोरखपुर में एनिमल बर्थ कंट्रोल का निर्माण कार्य लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। गुलरिया के अंतर्गत एनिमल बर्थ कंट्रोल बन रहा है जिसमें जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उन सबको एक प्रोफेशनल एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जाएगा, इंस्टॉलेशन किया जाएगा। वहाँ पे बेहतरीन जो गाइडलाइंस हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड की भी और भारत सरकार की जो समय समय पे गाइडलाइन जारी हो रही हैं, उनके मुताबिक इस समस्या का निजात मिलेगा। बहुत जल्द ही, मुझे लगता है इस महीने के अंत तक उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसको चलाने वाली एजेंसी का भी टेंडर लगभग फाइनल हो चुका है और अक्टूबर के माह में गोरखपुर वासियों को इसकी सौगात मिलेगी और एनिमल बर्थ कंट्रोल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। प्रक्रिया क्या होगा सर, नसबंदी का? उसमें चूंकि तय एक गाइडलाइन है, उसमें वेटनरी हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे, 4 डॉक्टर्स रहेंगे और पैरामेडिक्स, वेटनरी के पैरामेडिक्स भी रहेंगे और साथ ही साथ जो उसमें केजेस हैं और जिस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन की, उसको फॉलो किया जाएगा। जहाँ से भी कोई शिकायत आएगी तो वहाँ से उसको उठाया जाएगा। जो एनिमल जो स्ट्रीट पे हैं, जो कोई पर्सनल अगर कोई
पेमेंट बेसिस पे भी रहेगा। कोई अपने पर्सनल पैट को कुछ कराना चाहते हैं तो वो पर्सनल बेसिस पे, अपने पेमेंट बेसिस पे उस पे की भी सुविधा वहां पे दी जाएगी। गोरखपुर वासियों को अब आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा मिलने वाला है, राहत मिलने वाला है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर गुलरिया में लगभग बनकर तैयार है। 90% काम हो चुका है, 10% काम बाकी है। आपको बताते चलें कि नगर निगम इसको लेकर काफी गंभीर है, चूंकि गोरखपुर में लगातार आवारा कुत्तों के आतंक से लोग हैरान है, परेशान है, लोगों को काट ले रहा है। अभी पिछले दिनों ही गोरखपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक आवारा कुत्ते ने एक परिवार के लगभग 14 लोगों को, जो है एक मोहल्ले के लोगों को काट लिया था, जिसको लेकर लोग काफी परेशान थे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उप सभापति मनु जायसवाल जी, जो वर्तमान में इस समय पार्षद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये पहल है नगर निगम की, वो कितना कारगर साबित होने वाला है। सर, कितना कारगर साबित होने वाला है, चूंकि लोग आवारा कुत्तों के आतंक से काफी परेशान हैं, हैरान हैं। देखिए, आवारा कुत्तों को लेके गोरखपुर शहर के ये काफ़ी बड़ी समस्या रही है, जिसको लेकर के पूरे शहर से लेकर के वार्ड स्तर पे ये शिकायतें आती रही हैं। इसके समाधान के लिए आम नागरिकों ने लगातार आग्रह किया, हम लोगों ने नगर निगम प्रशासन से बात किया, नगर आयुक्त से बात किया। उसको लेके नगर निगम ने एक सराहनीय काम कर रहा है, उनके लिए एक व्यवस्था दी जा रही है। जो आवारा कुत्तों को जो जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है, उन जनसंख्या को रोकने के लिए एक सेंटर खोला जा रहा है। आने वाले समय के लिए गोरखपुर नगर के लिए ये सबसे बेहतर सुविधा रहेगी, जो आवारा कुत्तों को कंट्रोल किया जाएगा। बताया जाता है कि इसमें पशु डॉक्टर भी रहेंगे और बाकायदे इनकी नसबंदी की प्रक्रिया है, क्या कहेंगे आप? उसमें जो भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन करेगा। इसके लिए तत्पर है नगर निगम, और एकदम गोरखपुर शहर से आवारा कुत्तों की जो संख्या है पूर्णतः कम हो जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे पूर्व सभापति मनु जायसवाल जी ने बताया कि जिसका आतंक है, यानी कुत्तों का जो आतंक है, उससे लोगों को जल्द ही निजात मिलने वाला है। आपको बताते थे चले कि गुलरिया में जो ये एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बन रहा है, इसमें बाकायदे तमाम जो है पशु डॉक्टर होंगे और बाकायदे इसमें जो है जो कुत्तों का जो है नसबंदी किया जाएगा, और नसबंदी से जो है बाकायदे इसकी जो है रोकथाम की जाएगी। इनकी जनसंख्या पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ताकि लोगों को, यानी कि गोरखपुर की आम जनता को इससे राहत और निजात मिल सके। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और संगम नगरी प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। आपको बता दें कि प्रयागराज में बारिश भले ही ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जहां 84.73 खतरे का निशान है, मगर खतरे के निशान से अब करीब महज 2 मीटर नीचे गंगा यमुना का जलस्तर है। और आपको बता दें, प्रयागराज में बंधवा तक ये पानी पूरा आ चुका है। और आपको बाढ़ की स्थिति यहाँ पर दिखाएं तो दूसरी बार मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया है और पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। और लेटे हनुमान मंदिर पूरे परिसर में जल भराव है, और पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर बाढ़ की स्थिति, और लोग निशान लेकर आ रहे हैं, यहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और बंधवा पर ही लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां गंगा से मोक्षदायिनी प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से पूरा क्षेत्र हनुमान मंदिर कॉरिडोर का काम भी प्रभावित हो गया है, क्योंकि पूरी तरह से बाढ़ क्षेत्र में समा चुका है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है। ये बताइए आप लोग जो यहाँ के दुकानदार परमानेंट, कितनी समस्या हो रही है आप लोग? समस्या बहुत बड़ी है यहाँ की। पानी मतलब बढ़ रहा है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जितना जमीन हो सकता है, और 1-2-4 मीटर आ सकता है पानी। तो बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है? बिजनेस पे असर पड़ा। जितने दुकानदार थे संगम क्षेत्र के, यहाँ से जितने भी दुकानदार सब ऊपर पर्यटन में चले गए। जो पूरा संगम क्षेत्र में दुकानदार दुकानदारी करते थे, तीर्थ पुरोहित यहाँ पर जजमानी करते थे, मगर अब उन्हें परेड में जाना पड़ा क्योंकि बाढ़ की स्थिति बन गई है। अगर बात करी जाए अधिकारियों की, तो जो पीछे से मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और पानी छोड़ा जा रहा है, उसके कारण ये संगम क्षेत्र में और प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति हो रही, जबकि यहाँ बारिश नहीं हो रही है। और सबसे दूसरी बात ये भी आपको बता दें, अगर यही 2 दिन तक स्थिति रही तो पूरा कछारी इलाका डूब जाएगा और लोगों को पलायन करना पड़ेगा। मगर प्रशासन की बात करें तो पूरी तैयारी है,
बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं, पुलिस चौकी बनाई गई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तैनात की गई है और प्रयागराज में भी जल पुलिस की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और इसी व्यवस्था के बीच में लोग यहाँ पर बंधुआ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि गंगा यमुना का जल स्तर किस तरह से घटता है या जिस तरह से लगातार बढ़ रहा और बढ़ता है, और क्या आगे होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है और बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और कुंभ का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। गुरुग्राम से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं और लोगों के बीच जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो न्यू कॉलोनी में गणपति विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है वो नवीन गोयल के साथ हैं और उनको विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने पर कटाक्ष भी किया है। तो लोगों से वोट देने की अपील भी उन्होंने की है और लोगों का भारी समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल गुरुग्राम में गणपति उत्सव कार्यक्रम ये था जहां पर उन्होंने शिरकत की है। नवीन गोयल यहां पर पहुंचे, प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया और लोगों से वो मिलते हुए भी नजर आए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, साथ ही लोगों का भारी समर्थन मिलता हुआ भी नजर आया है। उन्हें यह विश्वास दिया गया कि लोग उनके साथ हैं और उनको ही विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे। हालांकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो उन्होंने सुनी है और जल्द से जल्द जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद उन समस्या के समाधान करवाने की बात भी उन्होंने ये कही है। तो लोगों से वोट देने की अपील भी उन्होंने की है कि उनको वोट दिया जाए, उनको विधायक बनाया जाए ताकि जो समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द समाधान हो सके। गणपति भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हमारा जो गुरुग्राम है ये गुरुओं की भूमि है, माँ शीतला की भूमि है और यहाँ पर सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और जो त्योहार होते हैं वो आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं। आज हमारे यहाँ पर ओडा परिवार में टोनी भाई के यहाँ पर गणपति जी को स्थापित किया गया और विसर्जन भी किया जाएगा। तो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और गणपति जी तो सभी आनंद, सभी शुभ काम को शुरुआत में याद किया जाता है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गणेश जी कृपा सब पर बने रहे, सब सुखी रहे, सब आगे बढ़े, गुरुग्राम आगे बढ़े, गुरुग्राम का विकास हो, तरक्की हो, खुशहाली हो। ये हमने भगवान जी के चरणों में माथा टेक के कामना की है। यहाँ पर समर्थन के लिए नहीं, हम तो बस परिवार में आए हैं तो हमने सबसे ब्लेसिंग्स मांगी है कि हम भी गुरुग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करें। तो बहुत ही एनर्जी है, बहुत ही प्रेम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा साथ समर्थन यहाँ से मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बदायूं में करंट की चपेट में आने से आधा दर्जन बंदरों की मौत की खबर। गंगा एक्सप्रेस वे पर बने कैंप कार्यालय में लगे कूलर से आया था करंट। अमेठी में ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है, आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हैं। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। सहारनपुर में डेंगू ने दस्तक देना शुरू कर दिया, 6 लोग इसकी चपेट में हैं। आगरा में कोरियर कंपनी का टेम्पो खड़ा करने को लेकर विवाद, ड्राइवर को जमकर पीटा गया, विरोध करने पर दबंगियों ने जमकर पिटाई। फर्रुखाबाद में समुदाय विशेष के दबंगों का आतंक देखने को मिला, गरीब परिवार के साथ मारपीट। मथुरा में राधा अष्टमी के दौरान बरसाना में लाठीचार्ज, वीडियो वायरल, भीड़ के दबाव में गिरी 2 महिला और 1 बच्ची। कन्नौज में खेत में पानी भरने को लेकर विवाद हुआ, 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में छात्रा को मैसेज भेजने पर 11वीं के छात्र को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। आगरा में युवक ने की आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। रायबरेली में बाइक सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी है, टक्कर लगने से कांवड़िया घायल, हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने प्रदर्शन किया। संत कबीर नगर में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मुजफ्फरनगर में लोक अदालत का कोर्ट में आयोजन किया गया, जिला न्यायाधीश ने किया शुभारंभ। अलीगढ़ में गौवंश के अवशेष मिलने पर लोगों ने थाने का घेराव किया, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। कासगंज जनपद में भेड़िए की आहट से ग्रामीणों में डर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ भेड़िया, वन विभाग पुष्टि नहीं कर रहा। कासगंज में खेत में गड्ढे में तैरता मिला मासूम का शव, जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में आयकर दाता ले रहे थे मुफ्त में राशन, विभागीय कार्रवाई कर राशन कार्ड किए गए निरस्त। फर्रुखाबाद में बाइक और टेम्पो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है, आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। मिर्जापुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का।
बिजनौर में स्कूल में गुलदार का आतंक है। स्कूल स्टाफ में दहशत का माहौल। क्लासरूम का दरवाजा बंद कर बचाई जाए। बरेली में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हैं। लोगों का परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अलीगढ़ में फर्जी जालसाज आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेना का जवान बताकर लड़कियों को बनाता था शिकार। संत कबीर नगर में रितु शाही को बनाया गया राज्य महिला आयोग का सदस्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।